अमित जी, इस साहित्यिक सभा में विद्यमान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित दूरदर्शन से आए श्री श्याम नारायण चौधरी जी, मित्र आशुतोष राय जी, डॉक्टर मंजू यादव जी, अमित जी, इस सत्र में अपना पत्र प्रस्तुत करने वाली डॉक्टर अंकिता यादव जी, इग्लू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्रनाथ त्रिपाठी सर, इस सुव्यवस्थित और कम समय में इतने अच्छे आयोजन को करवाने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा करने वाले इस महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, अति ऊर्जावान और अपनी साहित्यिक पहचान से युवा जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले मित्र डॉक्टर रमाकांत राय जी, इस महाविद्यालय के सभी आदरणीय शिक्षकगण, सुधीजन, विद्यार्थियों, भोजन के पहले का सत्र है, 3 बजने वाले हैं और आप सब और भोजन के बीच में मैं बाधक हूं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि चर्चा इटावा के साहित्यिक परिदृश्य पे हो रही है और अभी यह संयोग था या सुचिंतित व्यवस्था थी कि इटावा से जुड़े हुए महाकवि देव, रीतिकाल के बड़े कवि गंग और आधुनिक काल के एक बड़े सम्मानीय कवि नीरज जी पर एक वक्तव्य आ चुके हैं। एक नाम जो छूट रहा है जिससे इसमें चर्चा होनी चाहिए थी और मैं अभी बचा हुआ हूँ, वह नाम है राजा लक्ष्मण सिंह का। लक्ष्मण सिंह का नाम जब लिया जाता है तो आज के साहित्यिक फैशन में उनके नाम के साथ यह जरूर जोड़ दिया जाता है कि वे कट्टरवादी या संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे और उनके बरक्स भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले जिनका नाम राजा लक्ष्मण सिंह के साथ लिया जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी जो भूमिका है, जो गंगा यमुनी तहजीब के साहित्य को रचने वाली भूमिका है, उसमें लक्ष्मण सिंह के पक्ष को कमजोर बता करके मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय होता है। 3 कवियों के पक्ष आ गए हैं, मेरा निवेदन लक्ष्मण सिंह जी के पक्ष पे होगा। मैंने जितना ब्रज की संस्कृति को समझने की कोशिश की, उसमें हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह स्पष्टतया महसूस हुआ है, यह जो ब्रज की संस्कृति है, प्रतिपक्ष की बात करने वाली संस्कृति है। प्रतिपक्ष का पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। प्रायः इतिहास पक्ष बनते हैं, सरकारें बनती हैं, राजा बनते हैं। राजा के दरबार में रहकर के भी कई बार प्रतिपक्ष बनना और कई बार उनके समानांतर एक सत्ता को खड़ा करना। इस विषय पर अगर ब्रज की संस्कृति को देखने की कोशिश की जाए तो मुझे बार बार जो एक महत्वपूर्ण नाम पहले नाम के रूप में याद आते हैं, वो नाम वल्लभाचार्य का आता है। आप सबको पता है, दक्षिण के थे, बनारस में पढ़े लिखे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो इस ब्रज क्षेत्र में आए तो उन्होंने कार्य के स्तर पर प्रतिपक्ष की बात की
वह बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं संकेतों में उस बात को कहकर, आपको पता है आपके बगल में जो बहुत बड़ा महानगर है जिसका नाम आगरा है, और आगरा के पास या किसी भी बड़े महानगर के पास 100-150 मीटर के रेडियस में जो नगर पड़ते हैं उनका विकास उस नगर के कारण प्रायः रुक जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले जिन्होंने इसको अलग पहचान दिलवा दी। लेकिन आगरा के निकट मथुरा में जब वल्लभाचार्य आए और उन्होंने उसके पहले बनारस में साहित्य रचते समय मलक्षों के आक्रांत से देश में जो स्थिति आई है उसकी बात कर दिया था, तो कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र में, यहाँ बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े संकोच के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुगल सत्ता का केंद्र आगरा था, उन्होंने मथुरा में मथुरा को युगल सत्ता का केंद्र बनाया, मंदिर की स्थापना की। जिस प्रकार से वहां पे मुगल राज दरबार में सुबह जागने का, फिर भोजन का, फिर दोपहर के विश्राम का, शाम को गीत नृत्य संगीत का, रात के समय का, 8 दिन में चारों प्रहरों को 8 प्रहर में जैसे 8 भागों में बांट करके जैसी महलों में व्यवस्था चलती थी, उन्होंने अपने मंदिर में उसी प्रकार से अष्टायाम भक्ति 8 प्रकार से, सुबह का कब कीर्तन होगा, कब कलेवा होगा, कब विश्राम होगा, कब भगवान का स्नान होगा, एक समानांतर सत्ता खड़ा करने की कोशिश की। और उनकी शिष्य परंपरा में जो लोग आए आगे चल के हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा के वे श्रेष्ठ लोग हैं। आपने अभी गंग के बारे में सुना कि राज दरबारी होते हुए भी उन्होंने किस तरह से अपने पक्ष को झुकने नहीं दिया और बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात को राजा अकबर के सामने या कभी भी रखते रहे। बताया जाता है, अभी चर्चा की गई कि किस प्रकार से उनको हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया। एक बात अभी आती है, जब हम अंग्रेजों के समय में आते हैं, देव के बारे में तो चर्चा हुई ही। जब मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न का सृजन किया तो उन्होंने जब हिंदी के 9 रत्नों की गणना की तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व देव को दिया। देव के ऊपर उन्होंने जो 2 नाम लिखे हैं, महात्मा तुलसीदास और महात्मा सूरदास, वो कहते हैं मिश्र बंधु कि ये 2 नाम हमने ऊपर इसलिए लिया कि वो केवल कवि नहीं थे, महात्मा भी थे, तो उनको ऊपर रखने का कारण उनका महात्मा होना है, ऐसा मिश्र बंधु मानते। और देव को हिंदी के सबसे बड़े कवि के रूप में फिर एक विमर्श चला द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के समय में। आप सबको पता ही है कि देव बड़े कि बिहारी बड़े, मतलब इटावा को इस बात का गर्व लेना चाहिए कि हिंदी के सबसे बड़े कवि एक दौर में जो माने जाने वाले थे उसमें देव का नाम भी लिया जाता है। अब उसके बाद आपको पता है जब देव और गंग लिख रहे थे उस समय हिंदी की भाषा जो सबसे प्रमुख हिंदी की बोली भाषा के रूप में चल रही थी वो ब्रज भाषा थी, और दरबारों में अब उर्दू भी आ चुकी थी। उर्दू में भी शेरो शायरी, इश्क और हुस्न की बातें होने लगी थी। प्रायः आलोचक हिंदी कविता से उर्दू कविता की तुलना करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार से दोहा 2 पंक्तियों का छंद है हिंदी में, उसमें प्रेम और मोहब्बत की, वियोग की और श्रृंगार की बातें हो रही थी, उसी तरह से उर्दू में भी 2 पंक्तियों के शेर नामक छंद में इश्क और हुस्न की बातें चल रही थी। मतलब अभी हिंदी और उर्दू की बात समानांतर जैसी थी, हिंदी थोड़ी आगे थी। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आता है और अंग्रेजों द्वारा भारत में एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, उस समय स्थिति बदलती जाती है। आपको पता है गासा दत्तासी को हिंदी का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है। गासा दत्तासी हिंदी के बड़े विरोधी थे, इतिहास उन्होंने लिखा। मैं उनका उदाहरण लेकर अपनी बात कहूंगा, मैं केवल लफाजी नहीं करूंगा, 2-4 उदाहरण मैं आपके सामने रख के अपनी बातों को निवेदित करूंगा। अभी चर्चा हुई कि यहाँ पे उप जिलाधिकारी की भूमिका में एक लंबे समय तक राजा लक्ष्मण सिंह थे और यूं जिलाधिकारी की भूमिका में थे। अब सत्ता से जुड़े रहकर भी लक्ष्मण सिंह को यह महसूस हुआ होगा
कि वह हिंदी, और केवल इतना ही नहीं, आगरा उस समय भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि सन 1800 से लेकर के और अगले 50 वर्षों तक किस प्रकार ईसाई मशीनरियों के द्वारा आगरा में छापे खाने खोले गए और पर्चे निकाले गए, धर्म ग्रंथों का, ईसाई धर्म ग्रंथों का अनुवाद हुआ और उनको प्रसारित किया गया। एक तरफ हिंदी में हो रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजी शासन सत्ता से पोषित लोगों के द्वारा हिंदी को उर्दू से कमतर आंकने की बात कही जा रही थी। सबसे पहले मैं गारसा दतासी दो अंग्रेजों के, एक और बात ध्यान दिला दूं, गारसा दतासी अंग्रेज नहीं थे, फ्रेंच थे। आप जानते हैं कि भारत को उपनिवेश 16वीं शताब्दी में भारत में केवल अंग्रेज नहीं आए थे, फ्रेंच भी आए थे। दोनों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की, दोनों ने यहाँ व्यापार करने की कोशिश की। अंग्रेजों की कुटिलता के आगे फ्रेंच पानी भरने लगे और भाग गए। लेकिन सत्ता के स्तर पर यद्यपि उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, लेकिन विचार के स्तर पर दोनों लगभग एक बातें कह रहे हैं। गारसा दतासी हिंदी के बारे में कहते हैं कि हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके अनुषांगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी शामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की शिक्षा की विशेषता पाई जाती है। मतलब वह केवल हिंदी के विद्वान नहीं थे, इस्लाम से ईसाइयत के संबंध को जोड़ते हुए हिंदू धर्म की तुलना में हिंदी को हिंदुओं की भाषा कह करके इस्लाम से ईसाइयत की नजदीकी को भी बता रहे थे। एक जिस दूसरे अंग्रेज की उदाहरण की बात मैंने आपसे अभी कही थी, उनका नाम है बता रहा हूं मैं, हाँ, सन 1867 में संयुक्त प्रांत, ये जो उत्तर प्रदेश था कई प्रांतों को मिला के संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसमें शिक्षा विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे एमएस हेवेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एमएस हेवेल वे कहते हैं यह अधिक अच्छा होता कि यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली जिसमें विचार प्रकट करने के लिए अभ्यास कराया जाता, जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। ये हेवेल कह रहे थे, जो उच्च शिक्षा विभाग के हिंदी क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी थे। मतलब, और सर सैयद अहमद खान का उस समय की राजनीति में एक बड़ा नाम था। उनके भी प्रभाव में आप जान रहे हैं, आप सबको पता है, कुछ नई बात मैं नहीं बता रहा हूं कि उर्दू जो थी, फारसी जो लिपि थी, वह अदालतों की भाषा थी और एक बहुत बड़ा काम किया। अभी बताया गया कि किस प्रकार से राजा लक्ष्मण सिंह ने अदालत के आदेश और हिंदी को वहां पे लाने की कोशिश की। तो राजा लक्ष्मण सिंह की अधिक ऊर्जा इस बात को खर्च करने में थी कि हिंदी भी, अब आप देखिए ब्रज भाषा के समय उर्दू ब्रज के करीब आने की कोशिश कर रही है, और जब आधुनिक हिंदी गद्य की शुरुआत हो रही है, उस आधुनिक हिंदी गद्य की शुरुआत के समय पूरा परिदृश्य ऐसे बनाया जा रहा है ढेर सारे विद्वानों के द्वारा कि जो हिंदी है, परिनिष्ठित हिंदी है, उसके पास भाषा के विचार के वहन की उतनी अच्छी क्षमता नहीं है। इसलिए उर्दू और फारसी, उर्दू से भी गुरेज नहीं है, राजा लक्ष्मण सिंह को भी बहुत गुरेज नहीं है, उनको गुरेज ज्यादा फारसी और अरबी की ज्यादा शब्दों के प्रयोग से, और उन्होंने यह सोच करके संस्कृत के महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की, रघुवंशम की और भी कृतियों का अनुवाद किया और अनुवाद करके यह दिखाया कि अच्छी हिंदी गद्य भी बिना फारसीपन लिए हुए, बिना अरबीपन लिए हुए लिखी जा सकती है। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके
इस गद्य की बड़ी प्रशंसा की है। वे कहते हैं, दो जगह आचार्य शुक्ल के 2 कोटेशंस में सुनाऊंगा। एक जगह वे कहते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा ठेठ और सरल देते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहारिक संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्दों को लिए हुए हैं। और उसी से जोड़कर आगे वे कहते हैं कि जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग, ये आचार्य शुक्ल का कथन है, जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है। और इतना ही नहीं, वे ईसाई ग्रंथ जो आगरे में छप रहे थे, जो पम्पलेट्स छप रहे थे, उसकी भाषा पे चर्चा करते हुए कहते हैं कि वह भाषा वही भाषा है जो भारत में संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद में हमारे वेदों और पुराणों के अनुवाद की भाषा है। मतलब वे विरोध हिंदी का कर रहे हैं, लेकिन अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अनुवाद उसी भाषा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको परोक्ष रूप से अपने धर्म का भी प्रचार करना है। राजा लक्ष्मण सिंह के सामने यह समस्या थी और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने यह काम किया। यह उनकी विशिष्टता है। सत्ता में रहकर सत्ता का प्रतिरोध हम सब भी करते हैं। सरकारी नौकरी में रहते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, यह बुरा भी नहीं है। सरकार से तनख्वाह लेने का मतलब उसका पिछलक्कू बनना नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ और परिनिष्ठित हिंदी की बात की। उन्होंने, राजा लक्ष्मण सिंह जब कहते हैं, अपने विचार देते हैं कि हिंदी कैसी होनी चाहिए, उनका जो मत है उसको सुनिए। लक्ष्मण सिंह कहते हैं, रघुवंश की भूमिका में वे कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। सिर्फ हिंदुओं की मुसलमानों की भाषा नहीं करते हैं, पढ़े लिखे या उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हुए हैं। ऐसी बात कहने पे प्रायः एक हिंदुत्ववादी टोन दिखाई देता है, लेकिन जब भाषा पे लगातार आक्रमण हो रहे हों, भाषा को लगातार कमजोर किया जा रहा हो, कई बार जब किसी भी विषय पे, विचारधारा पे लगातार आक्रमण होते हैं और कमजोर करने की कोशिश होती है, तो कट्टरता स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिरोध में आती है। वह कट्टरता एक दृढ़ता है, जिसे हम कट्टरता कह रहे हैं। कट्टरता और दृढ़ता में अंतर हमें समझना पड़ेगा। वह राजा लक्ष्मण सिंह की, और उन्होंने उस दृढ़ता को केवल लफाजी नहीं किया, उन्होंने अनुवाद करके, भाषा करके दिखाया और वह आदर्श रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आगे के गद्य लिखने वालों को उस अनुवाद के, उनके कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद से एक लाइन भी मिली, एक दृष्टि भी मिली कि हाँ, हिंदी में अच्छा गद्य लिखा जा सकता है। तो इस बात का सौभाग्य, प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य इटावा की भूमि को मिलता रहा है और राजा लक्ष्मण सिंह इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज के इस सत्र में मुझे कुल मिला के बातें कुछ और कहनी थी, लेकिन 2:45 बज गया है और मैंने देखा अभी बैठे हुए कई लोग सो रहे थे, कूद रहे थे और या सोच रहे थे कि कब ये लोग उठें और खाना खाने चला जाए। मैं बस इतनी ही देर में अपनी बात निवेदित करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबने इतने सम्मान के साथ हमें यहाँ आमंत्रित किया और सुना, हम आप सबके हार्दिक आभारी हैं। धन्यवाद।